लेट सपोज हम कहते हैं कि उसमें से एक पार्टिकल है जिसकी स्टेट हमें पता है और हम बोलेंगे सारे पार्टिकल ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे। हम सपोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल में भी होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर और इसमें हम आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स आपके पास क्या होती है? फिजिक्स आपके पास दो चीजों का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, मैटर और एनर्जी। हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैटर, एनर्जी, इनका इंटरेक्शन के मैटर और एनर्जी जब मिले या इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो हमारे पास क्या आएगा। और तीसरी चौथी चीज इनकी इंटर कन्वर्जन, कि अगर मैटर से एनर्जी में जाना है और या एनर्जी से मैटर में जाना है तो ये आपके पास सब कुछ फिजिक्स में देखा जाता है। और इसी तरह हम जो मोशंस हैं वो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की मोशन हो गई, प्लैनेट्स की मोशन हो गई, इसी तरह से। अच्छा, जैसे आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको फिजिक्स की कुछ चीजें बताऊं तो सबसे पहले आप सबने प्रैक्टिकल्स किए होंगे जिसमें प्रिज्म देखते हैं। प्रिज्म में आपके पास क्या होता है कि लाइट आती है, सनलाइट, और वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। और वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रिज्म है और यहाँ से लाइट आती है, तो वो क्या करेगी? अपने डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। और वो कौन कौन से कलर्स आएंगे? टोटल 7 कलर्स आते हैं। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपके पास क्या हो रहा है? इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम या रेनबो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म, देन टीवी स्क्रीन। कि टीवी की जो स्क्रीन है, अब तो खैर एलसीडीज आ गई हैं, टेलीविजन जब होते थे तो अगर आपने टीवी देखा हो तो आप कभी अगर टीवी को खोलें तो क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपका फ्रंट पोर्शन है स्क्रीन का, तो आपके पास क्या होगा? अगर इसका बैक पोर्शन ओपन किया जाता है तो कुछ इस तरह से होता है इसका बैक पोर्शन। तो आप सबने गन्स तो देखी होंगी। ये जो टीवी के अंदर ये पोर्शन बना हुआ है ना, ये गन की शेप का, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करती है स्क्रीन के ऊपर। उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? स्क्रीन शो हो रही होती है। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते तो हम क्या करते हैं? एक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को हिट करवाते हैं। इसी तरह आपके पास एक और चीज है ब्लू स्काई। ब्लू स्काई सिंपल आपके पास क्या होता है? जैसे लेट सपोज पानी के ऊपर लाइट आके लगती है तो क्या होगा? वो स्कैटर्ड हो जाएगी, मींस फैल जाएगी। इसी तरह आपके पास क्या होता है? पानी में क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। एयर में भी तो ऐसा ही है। एयर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एयर होगी, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, एक्चुअल में तो हैं। जैसे ही सनलाइट आएगी और आपके पास वो कहाँ आके लगती है? या तो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन दोनों से स्कैटर्ड होगी। और स्कैटर्ड होने के बाद क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट बैक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होगी तो आपका जो स्काई है वो आपको ब्लू नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम डिफरेंट फिजिक्स की फील्ड्स में देखते हैं। आपकी जो फिजिक्स में फर्स्ट ब्रांच आती है वो आपके पास है मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स ऑब्वियसली आपके माइंड में क्या आता है? मैकेनिक्स आपने अभी तक जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है मोस्टली डिपेंड करती है मैकेनिक्स की ब्रांच पे। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक तो ऑब्जेक्ट्स की मोशन, और वो मोशन किस वजह से हुई है आपने इस चीज को भी देखना है। कि आपका जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की फिजिक्स की इटसेल्फ 2 ब्रांचेस हैं, इसके अलावा इसकी 2 ब्रांचेस और हैं। एक हमारे पास होती है स्टैटिक्स और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक्स। जैसे कि स्टैटिक्स में आपके पास क्या होता है? स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जब वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, और डायनामिक्स में हम देखेंगे जब इन स्टेट ऑफ मोशन है। जैसे कि एक बॉडी है 50 केजी की और वो रुकी हुई है, आपको कहा जाता है उसको फोर्स लगा के मूव करो। आप कुछ ना कुछ करके कर लेंगे लेकिन मुश्किल होगा। अब आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको कैलकुलेट कहां करेंगे? हम स्टैटिक्स में, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रही है, लेट्स सपोज एक बहुत भारी बंदा आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, आपको कहा जाता है उसको धक्का लगा के रोको। थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है और आपको कहा जाता है उसको फोर्स अप्लाई करके रोको। अब आप रोक लोगे तो अब आप क्या देख रहे हो? फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो, एक केस में ज्यादा करनी है और एक केस में कम करनी है। क्यों? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू हो गया, तो वो हम कहां देखेंगे? डायनामिक्स में। अच्छा, अब मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से फिजिक्स की 2 ब्रांचेस बनती हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स आएंगे। मैक्रोस्कोपिक से मुराद ये है कि जो आपको नजर आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी, ये बोर्ड हो गया, मार्कर्स हो गए, ग्लव्स हो गए, हमारे क्लब्स हो गए, इन सबको हम कहां देखेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में। अच्छा, जैसे कि लेट्स सपोज अगेन एक बॉडी आपकी तरफ भागती हुई आ रही है, या उस बॉडी का मास मेजर करना है, वेट मेजर करना है, कहां देखेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में।
अच्छा, इसी तरह दूसरी आपके पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आपके पास क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों में क्या देख रहे हैं हम, मोशन, एक तो कि मोशन क्यों हुई है और दूसरा उसका काज। देन आपके पास मोशन जब भी, जैसे लेट्स सपोज आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप दूसरी बॉडी को ट्रांसफर करोगे। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी बढ़ रही है बॉडी की। सिमिलरली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास क्या होगा, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है, आप सब केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ते हैं, एटम्स के अंदर आपके पास क्या क्या आते हैं, न्यूक्लियस, और देन न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के आउटवर्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में हम मैक्रो, जैसे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन हमने इसको प्रिडिक्ट किया है। कहां से प्रिडिक्ट किया है, क्वांटम मैकेनिक्स से। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो हमें नजर नहीं आ सकते। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताई, ब्लू स्काई, कि आपको क्यों नजर आ रहा है, किनकी वजह से, एक आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो कहां देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में। जो चीजें हमें नजर नहीं आ सकती उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे। देन आपके पास ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, डुअल नेचर। डुअल नेचर से मुराद ये है कि लेट सपोज आपके पास, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल से मुराद क्या है कि इनका मास होगा। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं जैसे ये लाइट आ रही है मेरे ऊपर, अब ये लाइट जो है वो पार्टिकल है, मींस क्या लाइट का मास है या नहीं है? अगर नहीं है इसका मतलब कि वो वेव्स है, अगर मास है पार्टिकल का इसका मतलब कि वो वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल्स है। तो आपके पास इस तरह की काफी सारी थ्योरीज आई। देन एट द एंड क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू या क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ये बात सपोज की गई कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है। मींस लाइट की अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, या लाइट सिंपल हमारे पास लाइट आ रही है, ये दो नेचर्स हैं, इसकी पार्टिकल नेचर भी होगी और वेव नेचर भी होगी। तो इसको भी हम कहां देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में। ऑब्वियसली हमें लाइट नजर तो नहीं आ रही कि कहां से कहां जा रही है, तो हम इसको भी के डुअल नेचर, ये भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में। देन आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक से पहले प्रोबेबिलिटीज एंड आउटकम्स। अब जैसे आपने क्या पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, आप एटम का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ते हैं कि बीच में आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, देन न्यूट्रॉन्स हैं, और अराउंड इसके क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये क्या था, ये आपका एक ओल्ड स्ट्रक्चर था। इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है या एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आपने एक डायग्राम अपनी मोस्टली बुक्स के ऊपर देखी होगी, अगर आपको याद हो, बीच में न्यूक्लियस है लेट सपोज, और आपके जो शेल्स हैं वो ऐसे बने हुए होते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं होता, इसके स्ट्रक्चर कंडीशन वाइज चेंज होते रहते हैं। तो वो भी कैसे पता लग रहे हैं हमें, क्वांटम मैकेनिक्स के। लेकिन जो स्ट्रक्चर थे, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आया, क्या वो किसी ने देखा हुआ था? नहीं देखा हुआ था। आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये किस तरह से आया था एक्चुअली, जैसे हमारे पास सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर भी क्या हो रहे हैं, लेट सपोज ये जो न्यूक्लियस है अगर हम इसको सन सपोज करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट सपोज करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा। बीच में सन और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रिडिक्ट किया गया, इस चीज को किसी ने देखा नहीं था। तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी मींस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ज्यादा चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो हम इसमें एक तो प्रोबेबिलिटीज, दूसरा आउटकम्स, के हमारा रिजल्ट क्या आता है, इसको भी हम यहीं पे देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। देन आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें नहीं दिख रहा है वो मिलके एक बड़ी चीज बना दे। जैसे कि आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट होता है, आपके पास इसी की एक चीज बनती है O3। O3 आपके पास कहलाती है ओजोन। अब ये ओजोन क्या करती है, हमारे पास सन से जो रेज आ रही है वो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं कर रही। लेकिन सन से ऐसी भी रेज आती है जो हमें नुकसान करती हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे सन है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बनी हुई है जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ये क्या करेगी, सन से वो रेज जो हमें नुकसान करेंगी उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी।
तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो ओजोन बन रहा है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बन रहा है, स्टिल हमें नजर नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोपिक है। तो वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक में एक चीज प्रिपेयर किससे हो रही है, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखेंगे। देन आपके पास ये दो, एक्चुअली ये इसी की ब्रांचेस, क्वांटम मैकेनिक्स की मेन दो ब्रांचेस होती है, मजीद दो ब्रांचेस है, एक सुपरपोजिशन और एक इंटेंगलमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुपरपोजिशन का मतलब बिल्कुल इसी डुअल नेचर की तरह है कि एक ही चीज है, एक ही पार्टिकल है और उसकी एक से ज्यादा स्टेट्स बन रही हैं, एक से ज्यादा नेचर्स बन रही हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। मींस पोजीशन मींस उसकी स्टेट, सुपरपोजिशन मींस एक से ज्यादा स्टेट्स हो गई हैं अब आपके पास। इसी तरह एंटेंगलमेंट। अच्छा, एंटेंगलमेंट एक बहुत ही वाइड फील्ड है आपके पास, और इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज एंटेंगलमेंट में आपके पास एक पार्टिकल है, या ऐसे सपोज करें एक सिलेंडर है और उसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स हमने फिल कर दिए एक सिलेंडर में। अब आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसमें से एक पार्टिकल है जिसकी स्टेट हमें पता है, और हम बोलेंगे सारे पार्टिकल ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे, हम सपोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल में भी होता है एंटेंगलमेंट। ये आपके पास कुछ थ्योरीज रिसेंटली आ रही हैं और इसको हम स्पूकी एक्शन बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, लेट्स सपोज कि एक पार्टिकल है और वो दूसरे के इंटेंगल हो गया, मींस इसके साथ रिलेट करना शुरू हो गया है। तो आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज डिफरेंट रूम में एक एक पार्टिकल है और वो सारे पार्टिकल इंटेंगल हो गए, मींस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो हम एक पार्टिकल को देखेंगे और बताएंगे कि सारे पार्टिकल इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। इंटेंगलमेंट का ये मतलब होता है, उसको स्पूकी एक्शन भी कहा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि जैसे हमारा यूनिवर्स है, अब बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, जहां तक हम जा नहीं सकते वहां पे भी पार्टिकल्स कुछ ना कुछ होंगे। तो लेट्स सपोज एक हमारे अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल है जो यूनिवर्स के किसी कोने पे एक पार्टिकल के साथ इंटेंगल हो जाता है, मींस उसके रिलेट करना शुरू हो गया। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इतना दूर पार्टिकल किस तरह बिहेव कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है इंटेंगलमेंट। अच्छा, देन आपके पास आता है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मो मींस आपके पास होता है हीट या टेम्परेचर राइज, और देन आपके पास आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स माने क्या है, एक चीज का मूव करना, मींस फ्लो, हीट का फ्लो। हीट के फ्लो को हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं। किस तरह देखते हैं, अगर आप देखें सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन हीट। एक्चुअली यहाँ हीट, एनर्जी एंड वर्क। जैसे कि आपके पास क्या होता है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपका जो नीचे का पोर्शन है उसका वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास क्या हो रहा है, आपने पेट्रोल डाला था, पेट्रोल बर्न हुआ, मींस केमिकल एनर्जी हमने यूज करना शुरू की, और एट द एंड वो क्या बन रही है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रही है। तो आपके पास क्या हुआ है कि आपने एनर्जी को यूज करते हुए वर्क करवाया और कुछ हीट रिलीज हो गई। तो तीनों चीजें हम किस में देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। इसी तरह जैसे आपके मोटरसाइकिल इंजन हैं, अगर आप सोचें इसमें से हम सिर्फ 22%, जैसे हमने जितना भी फ्यूल है उसका 22% हम यूज कर पाते हैं, बाकी सारा जाया हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस इंजन को हम कुछ ना कुछ करके बेहतर बना सकते हैं। तो उसको भी हम कहाँ देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें आपके पास क्या आता है, ये जो डिजाइनिंग है ये उसी से रिलेट करती है कि डिजाइनिंग से क्या मुराद है कि हम इंजन को कितना बेहतर बनाएं कि आपकी जो एनर्जी है वो जाया ना हो सके। क्यों, आपके पास जो इंजन है वो किस पे चल रहे हैं, एनर्जी पे, और एनर्जी उनके अंदर से हीट एनर्जी जाया हो रही है। हम अगर उनको ट्रैप कर ले किसी तरह, तो क्या हो सकता है कि डिजाइनिंग हमारी बेहतर हो सकती है। देन कन्वर्जन, जैसे अभी हमने देखा कि केमिकल एनर्जी से हमने वर्क डन करवाया और उसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, मींस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। तो हम कन्वर्जेंस को भी कहां देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लास्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या आ गया थर्मोडायनेमिक्स में, आपने दो तरह के इक्विलिब्रियम्स पढ़े, एक आपके पास था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा आपके पास था डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपके पास एक थर्ड इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, मींस लेट्स सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए और दूसरी आपके पास बॉडी बी। इसका टेम्परेचर हम रख लेते हैं 25 डिग्री और इसका टेम्परेचर हम रख लेते हैं 5 डिग्री लेट्स सपोज। मींस आपके पास हॉट बॉडी कौन सी होगी, कौन सी गर्म बॉडी होगी, ये वाली, ये आपके पास हॉट बॉडी है और ये वाली आपके पास कूल्ड बॉडी है। तो आपके पास क्या होगा, हीट कहां से कहां फ्लो करनी चाहिए, हमेशा क्या होगा, जो ठंडी बॉडी है यहाँ जो
हीट एक्चुअली है क्या, एक बॉडी को गर्म करने की पावर। तो हीट किसके पास है, बॉडी ए के पास ज्यादा है। आपके पास हीट फ्लो कैसे होगा कि बॉडी ए से हीट निकलेगी और बॉडी बी में जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो हीट फ्लो होती है उसकी आपके पास डायरेक्शन भी है, हीट फ्लो की डायरेक्शन है। और देन एक टाइम आएगा कि ए और बी जो है वो उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेट सपोज इसकी एनर्जी इधर गई इधर गई, टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। लेट सपोज एक कंडीशन आई कि दोनों का टेम्परेचर 12 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, मीन ये जो हीट फ्लो हो रहा था ये हीट फ्लो होना रुक जाएगा। और अब क्या होगा, कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हम बोलेंगे कि ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास कुछ लॉज होते हैं जिनको आप आगे जाके देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक आपका एक और लॉ भी होता है, जीरोथ लॉ भी होता है थर्मोडायनेमिक्स में। क्या हुआ था, पहले फर्स्ट लॉ आया, सेकंड लॉ आया, देन जीरोथ लॉ आया और फिर थर्ड लॉ आया। तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में लॉज भी हैं। देन आपके पास क्रायोजेनिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। आपने क्या देखा है कि लेट सपोज एक सिलेंडर है और ये ऊपर से क्लोज्ड है और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड हैं। तो आपके पास क्या होगा, लेट सपोज यहाँ हमने हीट इसको बर्निंग करने, हमने एक सिलेंडर लिया, क्लोज्ड है, उसको चूल्हे पे रख दिया जलने के लिए। क्या होगा, ऑब्वियसली धमाका होगा। क्यों होगा धमाका, कि आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने एनर्जी दी, धमाका एक्चुअली क्यों हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स तेज से जो होते हैं, पार्टिकल्स हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसे कि लेट सपोज आप सब क्लास में बैठे हुए और अचानक से क्लास में आग लग जाती है, सब क्लास से भागेंगे। क्यों भाग रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे आपने ये चीज देखी होगी कि लाइक गर्मियों में सिलेंडर्स फट जाते हैं। क्यों फट रहे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव कर रहे थे। जब तेज तेज मूव कर रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर की वॉल्स के साथ आगे भी तो टकराएंगे और ये इतनी तेजी से हिट करते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपका जो सिलेंडर है वो फट जाएगा। अच्छा, देन आपके पास क्रायोजेनिक टेम्परेचर में क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर अभी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करेंगे, टेम्परेचर वापसी कम कर दें, मॉलिक्यूल हल्के हल्के मूव होंगे। अब तो आपके पास क्रायोजेनिक्स में क्या होगा, लेट सपोज एक वायर है। अब वायर में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम ई नेगेटिव से शो करते हैं। लेट सपोज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। लेट सपोज वायर का टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी तो पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, तेज तेज वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करने की वजह से इनकी जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और इनको मूव होने में मुश्किल होगी। इसी तरह टेम्परेचर कम कर देते हैं, अब इनके लिए मूव करना आसान होगा। तो क्रायोजेनिक्स में हम यही करेंगे। क्रायोजेनिक टेम्परेचर से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट जो आपका टेम्परेचर होता है वो होता है लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस। लेस देन 150 डिग्री में आपके पास क्या होगा, हमने टेम्परेचर को इतना कम कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इजीली फ्लो कर देंगे। हम कहेंगे कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस हो गई है। एक आपका आइडियल कंडीशन है कि आपके पास जैसे ही क्रायोजेनिक टेम्परेचर एग्जिस्ट होना शुरू होंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। देन आपके पास क्रायोजेनिक्स यूज कहाँ हो रही है, प्रिजर्वेशन में। अच्छा, प्रिजर्वेशन से पहले ये सुपर कंडक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही टेम्परेचर लो होगा क्या होगा, कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि एक चीज कंडक्ट हो रही है। जैसे आपने पढ़ा है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मींस जो हीट को या एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को अपने अंदर से बहुत इजीली फ्लो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रायोजेनिक्स में टेम्परेचर इतना लो हो गया कि इलेक्ट्रॉन हद से ज्यादा तेज फ्लो कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। आज ये बात समझ। देन इस पॉइंट पे वापस आते हैं प्रिजर्वेशन। ऑब्वियसली आपने देखा है कि जब आपका खाना रात में बच गया, दिन में बच गया, तो आप क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते। क्यों, वहां टेम्परेचर कम किया तो प्रिजर्व हो गई चीज। तो क्रायोजेनिक में हम चीजों की प्रिजर्वेशन को भी देखेंगे। अच्छा, ये प्रिजर्वेशन क्यों होती है, जैसे ही चीज को फ्रिज में रखा जाता है तो जो बैक्टीरिया है उनकी आपके पास प्रोडक्शन रुक जाती है और आपकी चीज सेफ हो जाती है। अब आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, ये आपने एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कि प्लाज्मा है क्या। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स देखी हैं। कौन कौन सी स्टेट्स देखी हैं आपने,
एक आपने देखी है सॉलिड, दूसरी आपने कौन सी देखी है, लिक्विड, देन गैस। जो फोर्थ स्टेट है वो आपके पास होती है प्लाज्मा स्टेट। अच्छा, अब ये आपके पास प्लाज्मा स्टेट क्या होती है कि लेट सपोज एक सॉलिड है, हमने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की, एक टाइम आएगा वो मेल्ट हो जाएगा, देन लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू की, क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप घर में पानी बॉईल करते हो, खासतौर पे बच्चों को आलू खाने का शौक है, आलू बॉईल कर रहे हैं, कुछ भी बॉईल कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर कैप रख दिया है, कैप हटाएंगे क्या होगा, भाप निकलती है। भाप कहां से आ रही है, अंदर। तो आपके पास जो लिक्विड था वो क्या हो रहा है, एवापोरेट होके गैस बन रहा है। अब लेट सपोज जो गैस भाप बाहर आ रही थी, हमने उसको ट्रैप करा एक जगह पे, अगर गैस को भी एनर्जी देना शुरू कर दें, अब क्या होगा, क्योंकि आपके पास कौन सी स्टेट आ गई है, गैस स्टेट आ गई है। अब क्या होगा, इस गैस को क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड करें, मॉलिक्यूल इतने तेज तेज मूव होंगे कि एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और बॉल्स के साथ भी टकराएंगे, और देन क्या होगा कि गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये बात आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, मींस वो चमक रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे आपके पास लाइट है। जैसे आपके पास इसकी प्लाज्मा की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो आपके पास बल्ब है। बल्ब में भी तो यही हो रहा है, कभी आपने देखा एक बल्ब है आपके पास, उसके पास थोड़ा सा क्रैक आ गया, वो नहीं जलता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो गैस फिल थी वो निकल गई। लेकिन जब तक वो सही था, उसके अंदर गैस है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोवाइड की गई तो क्या हुआ, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आना शुरू हो गए। अब जब तक उस गैस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, उस टाइम तक जो स्टेट होगी वो प्लाज्मा स्टेट है। जैसे आपने बल्ब ऑन कर दिया, क्या हो रहा है, रोशन हो गया, क्यों, अंदर कौन सी स्टेट आ गई है, प्लाज्मा स्टेट। बल्ब वापसी बंद किया, वापसी अंदर गैस हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं निकल रहे, क्यों, आपने एनर्जी देना बंद कर दी। एनर्जी देते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे। अच्छा, तो आपके पास सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट क्या है, आयंस पर डिपेंड करती है। आयंस मींस जिस गैस के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए उसे हम आयन बोलते हैं। अच्छा, तो प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, प्लाज्मा कन्फाइनमेंट का मतलब है कि हम प्लाज्मा स्टेट को अपने पास कहीं पे कैद कैसे कर सकते हैं, कहीं पे रख कैसे सकते हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है घर में, तो बल्ब में एक तरह से ट्रैप हुई हुई ना, ऐसा तो नहीं है बल्ब से निकल के आ रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है, प्लाज्मा, इसको कहते हैं प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, कि हम इसको इस तरह पे कन्फाइन कैसे कर सकते हैं या ट्रैप कैसे कर सकते हैं। तो प्लाज्मा की जो मेन एग्जांपल है आपके पास, आप सबके पास क्या होता है कि खैर कराची में तो कभी बारिशें होती नहीं है, और होती हैं तो ऐसी होती हैं कि होती ही रहती हैं। अच्छा, जब बारिशें बहुत ज्यादा होती है तो आपने देखा है बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कहाँ है, आसमान में कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस तो नहीं लगे हुए, वायर्स तो नहीं है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि आपके पास एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। एयर के इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए मींस प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मींस एक रोशन करने वाली चीज। तो जब बारिशों में बिजली कड़कती है तो वहां जहां पे बिजली कड़कती है वहां क्या आ रही है, प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हो रही है। अच्छा, अब आपके पास दो चीजों में ये यूज हो रहा है, एक तो लाइटनिंग, मैंने आपको बल्ब के बारे में बता दिया, एक हीटिंग पर्पस के लिए भी प्लाज्मा स्टेट यूज की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा है कभी बल्ब हमने जलाया, बहुत देर तक जल रहा है, और अब हम बल्ब को क्या करते हैं, बल्ब को हम उतारते हैं, तो क्या होगा, बल्ब उतारा, वो जो उसका बैक पोर्शन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होता है। कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो गर्म हो रहा होता है। टीवी आपने चलाया, टीवी का बैक पोर्शन, एलसीडी का बैक पोर्शन गर्म हो रहा होता है। लैपटॉप चलाया, लैपटॉप हीट अप हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। जहां पे भी क्या हो रहा है, इसको हीटिंग पर्पस के लिए कैसे यूज किया है, लेट सपोज हमने बल्ब को क्या किया, किसी एक ऐसी चीज में बंद कर दिया कि उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, सपोज कर लेते, और अंदर बल्ब जल रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, चीज को रोशन कर रहा है, और बाहर उसके पानी है, तो उसमें से हीट एनर्जी निकल के पानी में जा रही है, मींस पानी गर्म हो रहा है। तो आपको हीटिंग पर्पस के लिए भी प्लाज्मा स्टेट यूज की जा सकती है। अच्छा, अब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स और इसकी एग्जांपल्स नहीं दी, ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे आपको डिजाइनिंग का मैंने बताया, पावर प्लांट्स में, पावर प्लांट मींस आपने अगर एक चीज देखी हो, आप सबने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे हैं, उसमें क्या होता है, एक बड़े बड़े फैन लगे होते हैं और वो हवा से घूम रहे होते हैं, उनको घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। वहां क्या हो रहा है, वाइंड में, मतलब हवा में भी एनर्जी है, उसका नाम क्या है, वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्जन आ गई, वो भी थर्मोडायनेमिक्स में देखी जाएगी। आपके जो इंजन बन रहे हैं, आप सबको अगर गाड़ियों का शौक हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंजन है, एसआई इंजन, सीआई इंजन, देन V8, V6, V4, डिफरेंट इंजन है आपके पास, वो सारे थर्मोडायनेमिक्स में आ रहे हैं। अच्छा, इंजन को चेंज करने का फायदा क्या होता है? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम बाइक में जो पेट्रोल डाल रहे हैं उसका 22% हम यूज कर रहे हैं, बाकी सारा जाया हो रहा है। तो कितना ज्यादा हम एफिशिएंट बना सकते हैं चीजों को, उसको भी थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। देन हम इसके आगे इसको रेस करते हैं और फिर आगे देखेंगे। अच्छा, तो बोर्ड रेस हो चुका है, लेकिन अब इशू हमारे पास ये है कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।